स्टेशन और उसकी सोसाइटी, उसके बारे में जाना। आज की जो हमारी क्लास होगी वो गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, कैसे ये लोग एक तरीके से सरवाइव किए, क्या क्या चीजें थी जो इनकी इकोनॉमी में चलती थी, उसके बारे में जानेंगे। और इकोनॉमी की बात की जाए तो इनके यहाँ भी धीरे धीरे हमें पता है कि भाई लैंड की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और साथ में लैंड को एज अ चैरिटी यूज भी किया जा रहा था। जो सैलरी दी जाती थी एम्प्लॉय को एडमिनिस्ट्रेशन में, एक तो लैंड रेवेन्यू के लिए, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ले सकते हैं, या फिर उनको कैश में पेमेंट की जाती थी। एक तो लैंड से जुड़ी हुई चीजें थी, और इस टाइम लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और लैंड के इस बेस पे ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। पहला जो लैंड था उसे कहते थे अर्धखिल लैंड। अर्धखिल लैंड गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी में जो पहला है अर्धखिल लैंड। अर्धखिल लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड जो हर अल्टरनेटिव ईयर पे एक तरीके से यहाँ पे क्रॉप होती है। मतलब यहाँ पर क्रॉप के लिए या एग्रीकल्चर के लिए 1 ईयर का गैप होता था। तो इसका मतलब इससे 2 साल में एक बार प्रोडक्शन होता था, उसी बेस पे एक तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इसी को कहते थे अर्धखिल लैंड। गुप्ता पीरियड के टाइम में जो लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसमें से कुछ लैंड ऐसी थी जो 2 साल में एक बार क्रॉप करती थी। उस लैंड को बोलते थे अर्धखिल, या आप कह सकते हो सेमी क्रॉप वाली लैंड। एक साल होती है, एक साल क्रॉप नहीं होती। दूसरा टाइप का जो लैंड था यहाँ पर, जिसे हम कहते थे खिल लैंड। खिल लैंड पर ईच 3 ईयर में क्रॉप होती थी। ईच 3 ईयर के बाद इस वाली लैंड को छोड़ दिया जाता था फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। मतलब इस पे हम 3 साल लगातार खेती करेंगे, उसके बाद 1 साल का 1 ईयर का गैप। ये अर्धखिल वाली जो लैंड थी उसमें क्या था, 1 साल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। इसमें क्या है, 3 साल करेंगे और फिर उसके बाद 1 साल का गैप। और सबसे लास्ट में जो होती थी फॉरेस्ट लैंड। इस लैंड पर जो क्रॉप होती थी ईच 5 ईयर में, 5 साल में एक बार, मतलब 5 साल के लिए इसे छोड़ दिया जाता था, उसके बाद ही यहाँ पे क्रॉप होती थी। तो ये इनके लैंड रेवेन्यू को डिवाइड करने का तरीका था। तो कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता, तो सबसे ज्यादा इनकी इनकम होती थी अर्धकिल से, उसके बाद खिल लैंड से, और सबसे कम फॉरेस्ट लैंड से। तो इनके यहाँ इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा सोर्स लैंड रेवेन्यू, लेकिन लैंड रेवेन्यू के लिए लैंड को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। दूसरा, इनके यहाँ ट्रेड हमने देखा था, आफ्टर मौर्य एम्पायर ट्रेड इंडिया का रोमन एम्पायर के साथ भी बढ़ा, साथ में साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इंडिया का ट्रेड था। लेकिन धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में इंडिया का ट्रेड कम होता गया। एक तरफ इंडिया का जो ट्रेड है रोमन एम्पायर के साथ थोड़ा सा कम होता गया, दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इंडिया का ट्रेड थोड़ा सा कम होता गया। तो इंडिया का ट्रेड इस टाइम में रोमन एम्पायर के साथ डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब इनका ट्रेड से जो इनकम था वो भी कम हुआ,
और हम लोग ने देखा भी था कि कैसे जो क्राफ्टमैन थे या ट्रेडर थे वो अपना काम छोड़ के तीर धनुष बनाने में लग जाते हैं। कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में हमने देखा था। इससे पता चलता है कि डिक्लाइन हुआ इनके ट्रेड का। और ट्रेड के डिक्लाइन का एक और कारण लैंड रेवेन्यू का डिवाइड होना। जब बहुत सारी लैंड किसी को चैरिटी में मिली और लैंड का डिवीजन हुआ तो हुआ क्या, बहुत सारे छोटे छोटे एरिया बन गए। और ये स्मॉल स्मॉल जो लैंड वाले एरिया थे, इनके जो ऑनर्स थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी गुड्स को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इस वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हुई। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसे इंक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर की वजह से ट्रेड में भी डिक्लाइन हुआ। मौर्य एम्पायर में ट्रेड इंक्रीज होता है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्योंकि एक सेंट्रलाइज पावर थी। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे फ्यूडलिज्म जो सिस्टम आया या सामंतवादी सिस्टम आया, उसने कहीं ना कहीं ट्रेड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में दिक्कत पहुंचाई। तो ये एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सामने आई ट्रेड को लेके, और इसकी वजह से इनके यहाँ ट्रेड थोड़ा सा कम हुआ। साथ में हमें पता चलता है कालिदास अपने जो नाटक वो लिखते हैं उसमें जिक्र करते हैं कि कई टाइप के इस टाइम क्लॉथ पाए जाते थे, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ। तो इनके यहाँ जो ट्रेड में डोमिनेशन था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था, मतलब कपड़ों का। कपड़ों का जो ट्रेड था वो ये काफी ज्यादा करते थे। इसका मतलब कॉटन और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा यूज करते थे। लेकिन इनका ट्रेड इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जैसे आफ्टर मौर्य एम्पायर के बाद हमने देखा। साथ में हमें इनकी इकोनॉमी के बारे में चंद्रगुप्त सेकंड के यहाँ उनके नवरत्नों में से एक अमर सिंह जो मिलते हैं, वो अपने अमरकोश में, अमरकोश अमर सिंह का एक बुक है। और अमर सिंह इसकी बात करते हैं कि भाई यहां पर कितने टाइप की लैंड थी, टाइप ऑफ लैंड। और हमने देखा कितने टाइप की लैंड थी, 3 टाइप की लैंड हमें दिखती हैं। एक अर्धखिल, हर एक साल में उसको खाली छोड़ना जाता था। खिल लैंड 3 साल बाद खाली छोड़ना होता था। फॉरेस्ट लैंड 5 साल के लिए खाली छोड़ना होता। तो अमर कोश में अमर सिंह इस चीज का जिक्र करते हैं कि भाई कैसे यहाँ पर लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। साथ में वो बोलते हैं कि कुछ लैंड को चैरिटी में दे दिया जाता था, और इस चैरिटी लैंड को बोलते थे जिसको दिया है कि भैया ये दान ग्रहता, संस्कृत का वर्ड है, कि हमने ये जो लैंड है किसी को चैरिटी में दे दी। और जो लैंड दी जाती थी उस लैंड को बोलते थे निवी धर्म, कि हमने धर्म के लिए या अपने कर्म के लिए उस लैंड को किसी को दे दिया। जैसे आजकल हम लोग चैरिटी के लिए किसी को पैसे देते हैं या कुछ और सामान दे देते हैं, किसी को भंडारा खिला देते हैं, ऐसी उस टाइम लैंड का काफी ज्यादा एक तरीके से यूज। तो इकोनॉमी के लेवल पे गुप्ता पीरियड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ पर इकोनॉमी का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, और डिक्लाइन होने का रीजन पहली बात इनका जो लैंड का डिवीजन वो हमें दिखता है। फर्टाइल लैंड की कंपैरिजन इनफर्टाइल लैंड ज्यादा था। दूसरा, ट्रेड के लेवल पे डिक्लाइन दिखता है। रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड काफी ज्यादा कम हो गया। ट्रेड के लेवल पर क्लॉथ का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डोमिनेशन था। अमर कोश में अमर सिंह टाइप ऑफ लैंड के बारे में बात करते हैं और साथ में बोलते हैं
कुछ लैंड जिसको चैरिटी में दे दिया जाता था, जिसे कहते थे दान गृहता, और जिसे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, निवी धर्म। तो ऐसी लैंड इनके यहाँ थी। तो इन्हें गोल्डन पीरियड हम किस बेस पे कहते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड था? तो ये गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि इन्होंने कल्चर के लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आज तक हम लोग फॉलो करते हैं। तो इनका कल्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में क्या किया। इनके यहाँ इकोनॉमी के लेवल पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, साथ में अगर हम बात करें आर्मी के लेवल पर, डिफेंस के लेवल, वो भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन इन्होंने जो इंडियन कल्चर को बचाया या एजुकेशन के लेवल पर काम किया, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में हमें दिखता है, वो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो कल्चर के लेवल पे किया। इंडियन कल्चर के लेवल पे इनका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। और इस टाइम पीरियड में काफी फेमस फेमस पर्सनैलिटी हमें दिखती हैं, जैसे नारद, नारद जिन्हें हमने देखा था कि लॉ मेकर थे, और एक तरीके से नारद जी ने बोला कि भैया जिनको स्लेव बनाया गया है उनको फ्रीडम दी जाए। स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नारद करते हैं, और इससे हमारे कल्चर में एक इंप्रूवमेंट या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। साथ में पराशर, इन्होंने भी कल्चर को पब्लिक तक पहुंचाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और साथ में बृहस्पति, पति जैसे कुछ फिलोसोफर भी इस टाइम हमें दिखते हैं। और एक और पर्सनालिटी जिनका नाम है कात्यापन। इनके यहाँ नवरत्न तो है ही, साथ में नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यापन जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर को टेक्स्ट बुक के थ्रू जन जन तक, पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की। साथ में एक बुक जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी रही है, जिसमें मनु स्मृति, मनु स्मृति, मनु स्मृति एक तरीके से सोशल कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र करती है। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। और मनुस्मृति में पहली बार हमें जिक्र मिलता है कलयुग का। कलयुग, मनुस्मृति में कलयुग किसको कहा गया है? जब कोई इंसान अपने कर्म से अलग होकर काम करे। जैसे एक स्टूडेंट का कर्म है स्टडी करना, लेकिन वो स्टडी ना करके थोड़ा रील देखे, स्टडी पे कम ध्यान दे, तो मनु के अकॉर्डिंग वो केस में कलयुग में उसने पाप किया, अपने कर्म से दूर गया। तो ये मनुस्मृति जो काफी कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट बुक है, उसका भी जिक्र हमें मिलता है। और अंबेडकर जी को मनुस्मृति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका रीजन क्या था? एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन करती थी कास्ट के बेस पे, साथ में जेंडर के बेस पे भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। इसलिए मनुस्मृति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे अंबेडकर जी। साथ में इस टाइम पीरियड में एक और फेमस पोएटर जिनका नाम था भास, भास जैसे पोएटर इधर थे, जिन्होंने एक टेक्स्ट बुक की लिखा जिसका नाम था स्वप्न वस्व दत्ता। स्वप्न वस दत्ता।
स्वप्न मतलब ड्रीम। हमारे जीवन में जो ड्रीम आते हैं, जो सपने होते हैं, उनको हम कैसे पूरा करें या क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बताते हैं। और साथ में नवरत्नों में से एक कालिदास, जिन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे। कालिदास जो आज भी काफी ज्यादा फेमस है, इन्होंने कुछ महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब होता है ग्रेट टेक्स्ट बुक, जैसे रामायण हमारा एक महाकाव्य है, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महाकाव्य है जिसे बहुत सारे लोग दुनिया में डेली सुबह सुबह पढ़ते हैं। और महाकाव्य की एक खास बात होती है कि उसमें पब्लिक को कुछ चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है, और उसमें जो करेक्टर होता है वो काफी ज्यादा फेमस होता है। जैसे रामायण महाकाव्य के जो पात्र हैं वो राम, वो काफी ज्यादा इंडियन कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही महाकाव्य कालिदास ने भी लिखे, जिनमें रघुवंश, रघुवंश के बारे में हमें जिक्र मिलता है। राम जी को एक बार रघुवंश भी कह सकते हैं। साथ में और भी उस टाइम के जो राजा थे, उनको एक तरीके से सिंबल मान के उन्होंने महाकाव्य लिखे। साथ में कुमार संभव, कुमार गुप्त के यहाँ रहते थे, उन्हीं से जुड़ा हुआ कुमार संभव, कुमार संभव जैसा महाकाव्य भी इन्होंने लिखा। साथ में कुछ छोटे छोटे महाकाव्य, एक बड़ा पोइम है। उस टाइम ज्यादातर टेक्स्ट एक तरीके पोइम की फॉर्म में लिखे जाते थे, जैसे हम कहते हैं पद, और गद मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस बोला जाता है। जैसे अभी जैसे मैं जैसे बोल रहा हूं आपसे, ये क्या है? गद। नोवेल, स्टोरी, ये सब गद्य का है, लेकिन पोइट्री इसमें की जाती है वो काव्य कहलाता है। तो ऐसे इन्होंने महाकाव्य लिखे, ग्रेट पोएम। उसके बाद दूसरे इनके और भी जो टेक्स्ट हमें दिखते हैं, उनमें खंड काव्य, काव्य मतलब ये थोड़े से छोटे हैं, या इसको हम कहते हैं स्टैंजा, स्टैंजा। और खंड काव्य में जो काफी ज्यादा फेमस है कालिदास के, एक है मेघदूत, मेघदूत। बादलों से एक तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है, और मेघ को एज अ दूत बोला जा रहा है, और ये एक थोड़ी सी लव स्टोरी टाइप की, और एक तरीके से बादलों को संदेश दिया जा रहा है कि भाई आप मेरे प्रेमी या प्रेमिका के पास ये बातें पहुंचा। तो ये टेक्स्ट बुक कालिदास लिखते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक और ऋतु संहार, ये भी एक तरीके से लव स्टोरी से जुड़ी हुई। तो कालिदास के टेक्स्ट काफी ज्यादा चीजें हमें बताते हैं, और कई बार आपसे मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रिटेन बाय कालिदास। साथ में इन्होंने कुछ प्ले लिखे, नाटक, जिन्हें आज भी परफॉर्म किया जाता है, और बहुत सारी मूवियों में इनसे इंस्पिरेशन ली जाती है। कालिदास का एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, आज भी इसको काफी ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। साथ में मालविक अग्निमित्रम,
मालविक अग्निमित्रम। ये जो प्ले हैं आसपास की सोसाइटी, उस टाइम के गुप्त पीरियड में होने वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वुमेन की कंडीशन, उन सब के बारे में एक तरीके से बता। तो हमने भास का स्वप्नवश दत्ता देखा, कालिदास का महाकाव्य, रघुवंश और कुमार संभव, कालिदास के खंड काव्य या स्टेंजा, मेघदूत, ऋतु संहार, और कालिदास के दो प्ले, अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा मालविक अग्निमित्रम। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी ज्यादा फेमस थी। अगला, इस काल में हमें कुछ अच्छे मैथमेटिशियन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले लोग भी दिखते हैं। जैसे हमें इस टाइम में दिखते हैं आर्यभट्ट, इंडिया के पहले इसरो का जो पहला मिशन लॉन्च किया था उसका नाम भी क्या था, आर्यभट्ट। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट का क्या रोल है इंडियन कल्चर में। तो ये एक मैथमेटिशियन थे और आर्यभट्ट ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आज भी हमारे लिए प्राउड की बातें हैं। और इन मैथमेटिशियन ने कुछ नई चीजों का इन्वेंशन किया और इन्होंने बताया कैसे सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स हम सब लोगों ने सुना है कि जब भाई सन की लाइट अर्थ के ऊपर नहीं आती और बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। साथ में इन्होंने बताया चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। ये पहले दुनिया के पर्सन हैं जिन्होंने सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया। इंडियन कल्चर में ये सारी बातें पहले ही पता थी। हमारा बहुत सारा नॉलेज ब्रिटिश लोगों ने टेक्स्ट बुक के थ्रू अपने वहां लेके चले गए या बहुत सारी नॉलेज को चुरा गए। तो आर्यभट्ट ऐसे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सारी बातें बताई। साथ में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी से, हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी या जैसे हाथ वाथ देखते हैं बहुत सारे लोग कि ऐसे ग्रह की दशा है, एस्ट्रोलॉजी से मैथमेटिक्स को बिल्कुल अलग कर दिया। पहले इंडिया में मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, इन आर्यभट्ट ऐसे पहले पर्सन हुए जिन्होंने इन दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया और बोला एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स अलग है। और इन्होंने एक टेक्स्ट भी लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टम। इनकी टेक्स्ट बुक आर्यभट्टम, जिसमें सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, साथ में एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के बीच डिफरेंस, डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री, इन सब के बारे में जिक्र करते हैं। तो इंडिया में आर्यभट्ट ने काफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये सब था गुप्ता पीरियड में। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के कल्चर और आर्ट में गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड था। इनके अलावा हमें और भी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटियां यहां दिखती हैं जिनका यूज हम आज तक करते हैं। अगली जो पर्सनैलिटी जिसने हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और सारी नॉलेज दी, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने
ब्रह्मगुप्त ने हमें बताया ग्रेविटेशनल थ्योरी के बारे में, जिस थ्योरी की बात न्यूटन 18वीं सेंचुरी के बाद करते हैं, उस थ्योरी को ब्रह्मगुप्त ने 5th सेंचुरी के आसपास ही बता दिया। तो ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल थ्योरी कि हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस थ्योरी के बारे में 5th सेंचुरी में बता दिया, गुप्ता पीरियड में। और साथ में अपनी टेक्स्ट लिख के गए जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके डॉक्ट्रिन क्या है, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे हमारा अर्थ बना, ये सारी चीजों का जिक्र ब्रह्मगुप्त करते हैं। साथ में एक और टेक्स्ट इनका जो काफी ज्यादा फेमस है वो है खंड खाड्य। खंड खाड्य इस टाइम गुप्ता पीरियड में जो एक टेक्स्ट लिखे गए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर के लिए। तो आर्यभट्ट के अलावा ब्रह्मगुप्त जैसे साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी, इसका जिक्र बाद में न्यूटन करेगा, और वो अपने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाड्य में इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। साथ में वराहमिहिर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो जिक्र करता है उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट किसके चारों तरफ घूमता है, कब घूमता है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताया, ऊपर मून है उसकी पोजीशन के बारे में बताया, साथ में प्लेनेट कैसे मूवमेंट करते हैं इसके बारे में बताया। और इन्होंने कुछ फेमस टेक्स्ट भी लिखे जैसे विरत संहिता। और इस विरत संहिता में बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताई कि अगर सोलर एक्लिप्स होता है तो हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लूनर एक्लिप्स होता है तब हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें ये व्रत संहिता में एक तरीके से बताते हैं। साथ में व्रज जातक इसमें कुछ स्टोरी के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी और सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया। इसके अलावा योग माया, इंडिया में योग काफी फेमस था, कैसे आप योग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो इस यूनिवर्स से। और योग का मतलब ही क्या होता है, यूनियन, एक होना। तो इसमें वराहमिहिर ये बताते हैं कैसे आप योग करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके इस यूनिवर्स का पार्ट बन सकते हो और अपने बारे में जान सकते हो। तो योग का कितना इम्पैक्ट है या कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये सारी बातें ये योग माया में बताते हैं। इसके अलावा धन्वंतरी, वराहमिहिर के बाद धन्वंतरी, ये एक फेमस डॉक्टर थे उस टाइम के। और धन्वंतरी
मेडिकल के फील्ड में बहुत सारी चीजें करते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट, और ऐसा माना जाता है ये पहले पर्सनालिटी थे दुनिया में जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्जरी परफॉर्म की। सर्जरी परफॉर्म की। इनके एक किंग को चोट लगी थी और उस चोट के बाद इन्होंने खुद सर्जरी का इन्वेंशन किया और वो सर्जरी इनकी सक्सेसफुल भी रही। तो धन्वंतरी जैसे हेल्थ एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट जो सर्जरी करते हैं वो भी हमें गुप्ता पीरियड में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि गुप्ता पीरियड एक गोल्डन पीरियड था इंडियन कल्चर के लिए, साथ में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ऐसे इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी इस टाइम थी और ये सब पॉसिबल हो पाया गुप्ता पीरियड के रूलरों के द्वारा, इनको सपोर्ट करके, क्योंकि किसी भी चीज के इन्वेंशन में काफी ज्यादा टाइम लगता है और रिसोर्स भी लगता है, लेकिन गुप्ता पीरियड के लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, चाहे चंद्रगुप्त फर्स्ट हो या चंद्रगुप्त सेकंड हो या फिर कुमारगुप्त, इन सब ने इन लोगों की हेल्प की। ऐसे ही नागार्जुन, नागार्जुन भी एक फेमस पर्सनैलिटी, और ये साइंटिस्ट थे केमिकल या केमिस्ट्री के, केमिकल साइंटिस्ट। इन्होंने केमिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने इंडिया में मरकरी की खोज की। मरकरी के बारे में वेस्टर्न कंट्रियों से पहले नागार्जुन बता चुके थे। बहुत बाद में 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के बीच वेस्टर्न कंट्रियों में मरकरी के बारे में बताया, लेकिन नागार्जुन ये सारी बातें पहले ही बता चुके थे। इसके अलावा सालीहोत्रा, सालीहोत्रा जैसी जो पर्सनैलिटी थी, उन्होंने अश्वशास्त्र जैसे टेक्स्ट लिखे। अश्वशास्त्र, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, हॉर्स। तो हॉर्स के बारे में, क्योंकि उस टाइम हॉर्स या घोड़ा यूज किया जाता था सेना के लिए, तो घोड़े की हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, घोड़े को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, वो सारी बातें सालीहोत्रा इसमें बताते हैं। और इसमें घोड़े की मेडिकल या उसकी बॉडी से रिलेटेड सारी चीजें हमें मिलती हैं कि भाई हॉर्स की बॉडी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे उसको सही किया जाता है। तो एक तरीके से हमें पता चलता है कि एनिमल की बॉडी और उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी कहीं ना कहीं ये लोग ध्यान देते थे, इसलिए इनके यहाँ ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल की हेल्थ पर भी जोर दिया जाता। ऐसे ही एक और पर्सनालिटी जिसका नाम है पालकाय, पालकाय, इन्होंने एलिफेंट या हस्तायुर्वेद, हस्तायुर्वेद मतलब वेद के थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू एलिफेंट की हेल्थ के बारे में जिक्र किया। कैसे एलिफेंट? क्योंकि एलिफेंट भी इनके यहाँ यूज किए जाते थे। तो हॉर्स और एलिफेंट उस ऐसे एनिमल थे जो गुप्ता पीरियड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।
तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी था। इसलिए वहां के किंगों ने हॉर्स और हेल्थ, हाथियों की जो हेल्थ है उससे जुड़े हुए भी एक्सपेरिमेंट करवाए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड एक गोल्डन पीरियड था। और साथ में इंडियन फिलोसॉफी जिन दर्शन के बेस पे या जिन जीवनों के बेस पे चलती है, उन सारी फिलोसॉफियों को भी इसी टाइम दिया गया। हमारी सोसाइटी आज के टाइम जो भी काम करती है वो कहीं ना कहीं इंडिया के 6 दर्शन मतलब 6 दर्शन से जुड़ी हुई चीजों पे होती है। तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन 6 दर्शनों में से कुछ दर्शनों को फॉलो करते हैं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा रहा है। तो इनके कल्चर की एक और बात, 6 दर्शन। और दर्शन मतलब क्या होता है? देखने का तरीका। आप जीवन को कैसे देखते हो तो ये आपका दर्शन है। जैसे हम बात करें एक चाकू की, एक नाइफ होता है। नाइफ के दो इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कोई नाइफ को लेके किसी का पेट काट दे और उसकी डेथ हो जाए, तो इसका मतलब उसका नाइफ को लेके जीवन जो है वो नेगेटिव, देखने का तरीका नेगेटिव, कि मैं इससे किसी की मौत कर। दूसरा कोई पर्सन उसी नाइफ से सब्जी काट सकता है, खाना बना सकता है और किसी का पेट बढ़ सकता है, तो इसका मतलब उसका दर्शन पॉजिटिव है। तो ऐसे ही हम जीवन में किसी भी चीज को लेके कैसे व्यू रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारा दर्शन है या जीवन को देखने का तरीका। और इन सारे दर्शनों को इंडियन कल्चर में गुप्ता पीरियड में 6 दर्शन में इंक्लूड कर दिया। हमारी जो भी थॉट है, जो भी हम सोचते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं उसके बारे में इन्होंने जोड़ दिया। पहला जो दर्शन हमें दिखता है या फिलोसॉफी दिखती है वो है सांख्य। सांख्य फिलोसॉफी, ये पहला है। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि इस अर्थ का जो ओरिजिन है नेचर और ह्यूमन, नेचर प्लस ह्यूमन के कॉम्बिनेशन से हुआ है। मतलब आज इस प्लेनेट पर जो भी चीजें हैं उसमें आसपास का एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। और ये कहीं ना कहीं आज के टाइम के हिसाब से जो हम कोरोना के बाद बात करते हैं, वन हेल्थ पॉलिसी, हम लोग बोलते हैं सबकी जो हेल्थ है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। हम लोग अलग नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को फॉरेस्ट की हेल्थ से, और साथ में हमारे आसपास जो एनिमल रहते हैं उनकी हेल्थ से। और ये इसी बात का जिक्र करता है कि भाई सबकी हेल्थ या सब लोग एक दूसरे से डिपेंड है। एनिमल हेल्थ, फॉरेस्ट हेल्थ और साथ में ह्यूमन बीइंग की हेल्थ इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम फॉरेस्ट में छेड़छाड़ करेंगे तो ह्यूमन बीइंग पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही इनका मानना है कि नेचर और ह्यूमन बीइंग के कॉम्बिनेशन से इस दुनिया का डेवलपमेंट हुआ है। और इसको जिन्होंने बताया या जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था कपिल। आप लोगों ने कपिल देव के बारे में सुना होगा, उन्हीं से आप याद रख सकते हो कि कपिल देव बहुत ज्यादा रन मारते हैं या इतनी संख्या में रन बनाए, और उन्हीं ने सांख्य फिलोसॉफी कई बार आपसे मैच करने के लिए, और इनके कुछ वर्ड नेचर प्लस ह्यूमन बीइंग के कॉम्बिनेशन से ये लाइफ चलती है। तो ये पहला दर्शन या पहला फिलोसॉफी इंडिया का। और कहीं ना कहीं जैन रिलीजन भी इसी दर्शन से चलता है। जैन रिलीजन का मानना भी यही है
इसी कॉम्बिनेशन से ये सारी चीजें हुई है। और उसके आगे चल के बहुत सारे अलग अलग जो लोग थे उन्होंने इसको माना। कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं कि हाँ भाई लाइफ ऐसे ही चलती है, कुछ लोगों का अलग मानना है। लेकिन आज भी इस फिलॉसफी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अगला है योग, योगा, जिसके जो फाउंडर थे वो थे पतंजलि। और आपने देखा है पतंजलि जो अभी रामदेव जी की कंपनी है, वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। पतंजलि ने पहली बार योग के बारे में बोला। उन्होंने बोला अगर लाइफ में आप लोग चाहते हो कि आपको मुक्ति मिले या मोक्ष मिले तो योग करना जरूरी है। और योग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बॉडी को मोड़ना या घुमाना, नहीं, योग का मतलब यूनियन। तो पतंजलि कहते थे योग की कई फॉर्म होती हैं। एक है मेडिटेशन, दूसरा है एक्सरसाइज, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज वो पैरामीटर है जिसपे आप बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन कर सको। एक्सरसाइज एक जरिया नहीं है, एक्सरसाइज बस एक मीन्स है। गोल आपका क्या है? लिंक होना, यूनियन होना, जुड़ना आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। और ये उसी बात को बात करता है जैसे हम कहते हैं कण कण में ईश्वर है। हिंदू फिलोसॉफी में जो कण कण में ईश्वर है वो भी कहीं ना कहीं योगा फिलोसॉफी से जुड़ी है, जिसे हमारे पतंजलि जी ने बताया। अगला जो फिलोसॉफी है वो है न्याय, या आप कह सकते हो जस्टिस। न्याय या जस्टिस फिलोसॉफी। और न्याय में हमेशा लॉजिक पर या प्रूफ पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इंडिया का ऐसा फिलोसॉफी है जो लॉजिक की बात करता है, बोलता है कोई भी चीज का रीजन होता है, बिना रीजन के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हर चीज के इवेंट का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कंडीशन क्या थी। तो आज के टाइम की जो साइंटिफिक दुनिया चलती है कि भाई हर चीज के कुछ होने का रीजन है, उसी की बात न्याय दर्शन करता है। और इसे जिन्होंने दिया वो थे अक्षय पाद गौतम। अक्षय पाद गौतम ने सबसे पहले ये बात बताई। और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इसी फिलॉसफी पर डिपेंड है कि हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन है, और उस रीजन को हम फाइंड आउट कर लें तो हमारी रिसर्च पूरी हो जाएगी। तो इसलिए साइंस की दुनिया हर चीज में लॉजिक खोजती है। अगला जो फिलोसॉफी है वो है वैशेषिक। वैशेषिक फिलोसॉफी या दर्शन, ये क्या बोलती है? ये जो बात बोलती है न्यूक्लियर एनर्जी की जो बात हम करते हैं उसके बारे में बात करती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और ये लोग बोलते हैं हर पार्टिकल छोटे 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 पार्टिकल में बटा हुआ है। या आप कह सकते हो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, और इन सेल्स का कभी डेवलपमेंट कभी एंड होता रहता है। और ये सेल इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसे ही इस दुनिया में जो भी चीज है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और उनके अंदर का एक सबसे बड़ी पावर है न्यूक्लियर, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस।
तो आज के जिस न्यूक्लियर एनर्जी की बात हम करते हैं या न्यूक्लियर बम की बात हम करते हैं, वो वैशेषिक फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। और इसको जिसने बताया उनका नाम था उलुक कणाद। उलुक कणाद। इन्होंने ये बातें बताई और आज भी न्यूक्लियर एनर्जी का काफी ज्यादा यूज होता है। और इस न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू ही हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सन बने, आर्टिफिशियल सन, जिससे हमें लाइट मिल सके और उसी से हम लोग एनर्जी डेवलप कर सकें। तो आप लोगों ने दो चीज होंगी सुनी होंगी, एक न्यूक्लियर फिजन, दूसरा फ्यूजन। एक में पार्टिकल्स जब टकराते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूसरे में जब पार्टिकल टकराते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब एक बड़ा न्यूक्लियर बनता है। तो फिजन और फ्यूजन दोनों जो रिएक्शन है, जैसे हमारे सन में क्या होता है, पार्टिकल्स पास में आते हैं और एनर्जी डेवलप होती रहती है और सन में बहुत सारी एनर्जी है। तो ये इतनी सारी एनर्जी सन में कैसे आई, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी में हम दो पार्टिकल को एक साथ जोड़ सकते हैं या दो पार्टिकल एक दूसरे को तोड़ सकते हैं और वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता है। अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगला जो बात करता है वो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। इसमें क्या है, ये पूर्व मीमांसा वाले लोग वैदिक कल्चर पे काफी ज्यादा, या वेदा की जो फिलोसॉफी है उसको काफी ज्यादा मानते हैं। और ये लोग बोलते हैं वेद में जो जेनेटिक, मतलब जीन की जो बात की गई है कि हम लोगों में सब में डीएनए है, जीन है, और इन डीएनए और जीन में हमारी सारी जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड रहती हैं। ऐसे ही हर सोसाइटी का एक जीन होता है जिसमें उसकी सारी जीवन चलता है, सोसाइटी रन करती है, उसके बारे में ये बात करता है। और इसके जो फाउंडर हैं जिन्होंने इसके बारे में दिया वो है जेमिनी। तो जेमिनी के द्वारा इसके बारे में बताया गया। तो ये वैदिक फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं जो जीन की बात करती है। और उसके बाद वाले जो लोग हैं, और पूर्व मीमांसा कहीं ना कहीं दो फिलोसॉफी जो हमने पहले पढ़ी उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। एक तो न्याय वाला, जिसे हमें अक्षयपाद गौतम ने बताया, और न्याय बोलता है हर चीज का एक रीजन होता है। और दूसरा वैशेषिक वाला जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं पूर्वी मीमांसा है, पहले वाला। उसके बाद उत्तर मीमांसा, लेटर वाला, उत्तर मीमांसा। इस फिलोसॉफी से बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। और ये क्या बोलते हैं कि वेद से आगे, इस फिलोसॉफी का एक और नाम है वेदांत। मतलब ये लोग वेद को तो मानते हैं लेकिन वेद से आगे की बात करते हैं और बोलते हैं लाइफ में लॉजिक का अपना मीनिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। लाइफ में न्यूक्लियर एनर्जी का अपना मीनिंग है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके साथ साथ लाइफ में इमोशन, फीलिंग का अपना वैल्यू होता है। और ये बात करता है
नॉलेज के साथ ह्यूमैनिटी की, कि भाई आप एज अ बीइंग ह्यूमन भी रहो। इससे जुड़े हुए कुछ फेमस पर्सनालिटी जिनके थॉट हम जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो ह्यूमनिस्ट हैं, मतलब वो किसी नेशन में या किसी सोसाइटी में बाउंड नहीं होते, पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। ऐसे एक ह्यूमैनिटेरिज्म वाले व्यक्ति हैं गांधी जी। गांधी जी भी कहीं ना कहीं वेदांत फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं, और ये बोलते हैं कि भाई हमें आगे जाके जीवन में कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना है, और सारे इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी इंसान ना अच्छा होता है ना बुरा, सब कॉम्बिनेशन होता है अच्छे और बुरे का। एक ही इंसान किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा हो सकता है। एक ही इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अच्छा या बुरा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। ये सारी बातें वेदांत फिलोसॉफी वाले बोलते हैं, और इस वेदांत को किसने दिया? बद्रायण। तो हमारे जितने भी आगे वाले पर्सनैलिटी हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने सुना है, स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि सबसे बड़ी सर्विस जो आपको जीवन में करनी है वो है ह्यूमन बीइंग की सर्विस। आप दूसरे ह्यूमन बीइंग की सर्विस करो, आप अपने आप जीवन में सफल हो जाओगे और आपको इनलाइटमेंट मिल जाएगा। यही बात गांधी जी कहते हैं कि आपको दूसरे ह्यूमन बीइंग की सर्विस करनी चाहिए, अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े। तो हमने 6 दर्शन के बारे में जाना। पहला है सांख्य, जो नेचर प्लस ह्यूमन बीइंग के कॉम्बिनेशन से इस अर्थ के बनने की बात करता है, और वन हेल्थ पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ है, जिसे बताया किसने? कपिल ने। और ये जैन रिलीजन। दूसरा योगा, जिसे पतंजलि ने बताया, और मेडिटेशन और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन, मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। न्याय जस्टिस, जिसे अक्षय फायद गौतम ने बताया और बोला हर चीज के होने का रीजन है, जैसे गौतम भी कहते थे, गौतम बुद्ध, कि इंसान दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसकी ग्रीड बहुत ज्यादा है, लालच है, तो इसका मतलब उसका रीजन है। अगला वैशेषिक फिलोसॉफी, जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है और बोलता है हम सब की बॉडी कुछ ना कुछ न्यूक्लियर एनर्जी या सेल से बनी है, और इसको बताया उलक कान। अगले बात पूर्वी मीमांसा, जो एक तरीके से न्याय और वैशेषिक दर्शन का एक कॉम्बिनेशन है। वेद की बात करती है, जैन की बात करती है, डीएनए की बात करती है। उत्तर मीमांसा थोड़े आगे निकल जाते हैं, नॉलेज के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, साथ में ह्यूमैनिटी की बात करती है। तो इन 6 फिलोसॉफी के बेस पे इंडियन कल्चर चलता है। आज भी हम लोग जो भी थॉट मानते हैं, चाहे हम पूजा करते हो या हम साइंस के फील्ड में काम करते हो, वो कहीं ना कहीं इन 6 फिलोसॉफी से जुड़ा हो। बस अब इतना अंतर है, बहुत सारे लोग इन 6 फिलोसॉफियों का कॉम्बिनेशन है, किसी एक फिलोसॉफी को ना मानकर वो इन कॉम्बिनेशन है इन फिलोसॉफी। इसके अलावा अदर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो इनके कल्चर में हुई, इनके टाइम भागवत रिलीजन, जो आज भी काफी ज्यादा फेमस है, कैसे कृष्ण जी की जो कथाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है, चाहे गीता पाठ हो या और भी गरुड़ पुराण हो, इनके बारे में जो भागवत या सत्संग चलते हैं उसी से जुड़ी हुई बातें करता है। और इसके जो फाउंडर थे भागवत रिलीजन के, जिन्होंने पहली बार ऐसे लोगों को स्पीच देना स्टार्ट किया कि भाई लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, तो कुछ स्टोरी के थ्रू, कुछ संगीत के थ्रू, कुछ म्यूजिक के थ्रू लोगों को समझाया जाए बातों। तो इसी से जुड़ी हुई बातें आज के टाइम भी बोली जाती है, कैसे लोगों को समझाया जाए।
तो सतवत वंशी कृष्ण, सतवत वंशी कृष्ण या कृष्णा, इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई, कृष्णा नाम है तो मतलब भागवत धर्म की कहेगा कि भागवत धर्म कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और साथ में हमने मेगस्थनीज के उसमें जिक्र किया था, जब मेगस्थनीज आया था, वो भी बताता है कि इंडिया में एक भगवान की काफी ज्यादा पूजा की जाती है जिसका नाम है हेराक्लीज। और हेराक्लीज कौन था? कृष्ण ही थे, एक तरीके से कृष्णा वर्शिप। आज के टाइम में भी कृष्ण की वर्शिप काफी ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण एक ऐसे गॉड हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप म्यूजिक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, भजन कीर्तन के समय नाच सकते हो, आपको मन है तो सही से ध्यान लगा के कर सकते हो, मन नहीं है तो गजन भजन वजन गा के कर सकते हो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम एक तरीके से जो गॉड होते हैं वो देते हैं। जैसे राम जी के मामले में आपको बहुत शांत रहना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है, लेकिन राम जी के अलावा कृष्ण जी का जो थोड़ा सा प्रेम वाला एंगल होता है और वो चीजें लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए लोग जल्दी कनेक्ट भी हो पाते हैं। साथ में इसी टाइम पीरियड में इंडिया के दो बड़े महाकाव्य, एक रामायण और दूसरा महाभारत, इनका रिटिन फॉर्म आया। रामायण और महाभारत दोनों पहले चल रहे थे लेकिन रिटिन नहीं थे, श्रुति के माध्यम से एक दूसरे को ट्रांसफर होते थे सुना सुना के, लेकिन अब इन टेक्स्ट को रिटिन फॉर्म में लिख दिया गया। ये सारी चीजें हुई। साथ में पुराण, इंडिया में बहुत सारे पुराण हैं, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, इन पुराणों को भी लिखा हुआ। और महाभारत के एक टाइम जिसका नाम है भीष्म, भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके लिए भीष्म पर्व का जिक्र मिलता है। कब? जब भीष्म पितामह सैया पर एक तरीके से लेट जाते हैं तीरों के ऊपर, उसी से जुड़ी हुई कहानी और उनके जीवन में क्या हुआ वो सारी चीजें हैं। साथ में इसी टाइम भागवत गीता, गीता जो काफी फेमस एक टेक्स्ट बुक है और मॉडर्न टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा फॉलोअर भागवत गीता के हैं, और जिसके बारे में माना जाता है कि आप जीवन में कोई भी समस्या झेल रहे हो तो भागवत गीता में जाइए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रियों में ये बच्चों के सिलेबस का पार्ट है, साइंटिफिक रूप से गीता पढ़ाया जाता है और बच्चों को अपने जीवन के बारे में, आसपास की साइंटिफिक नॉलेज के बारे में समझाया जाता है। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रियां इस पर रिसर्च करती हैं और इस भागवत गीता से ही भागवत रिलीजन आया है। भागवत रिलीजन एक तरीके से गीता का पाठ ही करता है, उसी से जुड़ी हुई बातों को बताता है। और हम सब लोग कौन है? अर्जुन। और भागवत गीता क्या है? सारथी, कृष्ण की तरह। हम सब लोग अर्जुन की तरह एक गेम खेल रहे हैं और कई बार हम गेम में सीरियस हो जाते हैं एक खेल में, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि आप गेम का हिस्सा हो और गेम में अगर सीरियस हो गए तो दिक्कत होगी आप लोगों को, इसलिए सीरियस नहीं होना, गेम को गेम की तरह खेलना। ये ऐसे ही है जैसे जब अर्जुन को बोलता है कृष्ण कि भाई धनुष उठाओ, अर्जुन थोड़ा सा कांपने लग जाता है, अरे ये तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मारो। तो ये एक तरीके से इंसान के अंदर के अंतर्द्वंद को बताने की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें मन के अंदर चलती रहती हैं कि भाई ये काम करना है नहीं करना है, ये अच्छा या बुरा। तो ये सारे जो द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उसी के बारे में
गीता कहते हैं। ये अर्जुन या कृष्ण भाग नहीं, हमारे अंदर के मन की बात होती है, बस उनको कुछ करेक्टर के थ्रू बता दिया गया है। और इसी भागवत धर्म से जुड़ा हुआ हमने देखा था विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जो एक तरीके से विष्णु जी का व्हीकल है, गरुड़ पिलर। इंडिया में गरुड़ को काफी ज्यादा माना जाता है, एक ऐसा पक्षी जो हमेशा सतर्क रहता है, विजिलेंस, और जब भी उसे अपना सामान दिखता है तो उस चीज के ऊपर एकदम फोकस कर देता है। तो ये एक तरीके से ऐसे ही बात कर रहा है कि हमें भी अपने जीवन पे अगर विजिलेंस होता है, सही से हम चीजों को देख सकते हैं, तो हम जीवन के खेल को समझ सकते हैं। ये सारी चीजें हमें गुप्ता पीरियड में बताई। तो गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड इसलिए है क्योंकि इन्होंने कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐड की, साइंटिफिक नॉलेज ऐड की, लिटरेचर नॉलेज की, साथ में हम लोगों को बहुत सारी ऐसी फिलोसॉफी दी जिसके बेस पे हम अपने जीवन को चला सकते हैं, सोसाइटी को एक एरिया दिया कि हम लोग इधर भी जा सकते हैं। इसलिए गुप्ता पीरियड क्या है, गोल्डन पीरियड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं, डिफेंस की वजह से नहीं, इंडिया के कल्चर और फिलोसॉफी की वजह से, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज की वजह से ये गोल्डन पीरियड बना। और इसके अगर एरिया की बात की जाए कि भाई कहां कहां पर गुप्ता पीरियड था, तो आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड जो एक्सपेंड किया मौर्य एम्पायर के बाद, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सारा गुप्ता पीरियड है। इधर ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी इसमें इंक्लूड है, और साथ में वेस्टर्न और साथ में महाराष्ट्र वाला कुछ पार्ट, साउथ इंडिया और जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को छोड़कर, और साथ में अरुणाचल प्रदेश और इधर मिजोरम छोड़कर सारी जगह गुप्ता पीरियड एक तरीके से फेमस था। इतनी सारी टेरिटरी पे इन्होंने कंट्रोल किया। तो ये हमारा गुप्ता पीरियड हो गया है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में आफ्टर गुप्ता पीरियड कुछ लोग आएंगे, छोटे छोटे से वो आएंगे। तो एक तरीके से बस मुझे लग रहा है एक क्लास बस एंशियंट हिस्ट्री होगी, और उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्रिटिकली एनालाइज व्हाई गुप्ता पीरियड is called golden period of India. Critically analyze why Gupta period is called golden period of India. Golden period of India. तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या दोगे, गुप्ता पीरियड के बारे में जिक्र करोगे। आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि भाई 5th सेंचुरी के आसपास चंद्रगुप्त के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन किया, और ये इसकी टेरिटरी थी, और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद वाई गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि इन्होंने कल्चर के लेवल पे, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और साथ में लिटरेचर। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको याद होंगे थोड़े से, कालिदास इसके यहाँ थे, नवरत्न यहाँ थे, साथ में इनके टाइम ही नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशन के मामले में इन्होंने प्ले किया। तो ये सारी बातें आप गोल्डन पीरियड के बारे में बताओ। साथ में 6 जो फिलोसॉफी हैं वो भी इस टाइम हुई, साथ में भागवत रीजन का ओरिजिन इधर हुआ, रामायण महाभारत जैसे टेक्स्ट बुक को रिटिन फॉर्म में किया गया, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है।
साथ में उसके कुछ नेगेटिव कि भाई इकोनॉमिक लेवल और साथ में डिफेंस के लेवल पर इनका इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीजें भी थी। फ्यूडलिज्म मॉडल आया, इतनी ज्यादा कंट्रोल नहीं थी पावर। इस वजह से इकोनॉमिक लेवल और सिक्योरिटी के लेवल पर ये थोड़ा वीक था, लेकिन कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले काफी आगे था। इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इकोनॉमी के लेवल पे इसको गोल्डन पीरियड नहीं कहा जाता, क्योंकि इकोनॉमी के लेवल पे यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, ना कि इम्प्रूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख के लाना और मैं चेक करके दे दूंगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।